हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रत कुमार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। आज हम देख रहे हैं अरस्तु के बारे में, यानी अरस्तु जो यूनानी विचारक है, जो पाश्चात्य विचारक कहा जाता है और ये राजनीति विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। और ये हम जो बात करें आज के चैप्टर की, ये बड़े लेवल एग्जाम के लिए होगा। जैसे हम बात करें सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर्स की बात करें, तो उनमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु, इनका जो टाइम है, जो समय है, वो आपको ध्यान रखना है 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक, यानी इस समय उनका घटनाक्रम है, जीवन वृत्तांत वो रहा है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुकरात, आपको पता है सुकरात यूनानी दार्शनिक है। तो सुकरात के बाद उसके प्लेटो है, वो इसके शिष्य हुए, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य रहे हैं, यानी इसके जो स्कॉलर रहे हैं वो सिकंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनका ये क्रम है, यानी सिकंदर के गुरु हैं वो अरस्तु रहे हुए हैं। सिकंदर जो विश्व विजेता जिसको कहते हैं। आगे देखें, अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं, और आपको ध्यान रखना है इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। सबसे पहला जब भी अरस्तु के ऊपर क्वेश्चन आता है तब यही पूछा जाता है कि अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है। क्लियरली होगा। नेक्स्ट देखें, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस का है। क्या कहा है? मास्टर साइंस, यानी साइंस का मास्टर। इस तरह से उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में शैक्षणिक कहा है। और अब ये प्रश्न आता रहता है एग्जाम में कि अरस्तु के अनुसार लिसियस क्या है? लिसियस नाम एक संस्था थी, वो क्या थी? ठीक है ना, या इसमें किस संस्था की स्थापना की? ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है लिसियस एक शैक्षणिक संस्था थी, ठीक है ना, शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर। और यह अरस्तु ने इसकी स्थापना कब की थी? 335 ईसा पूर्व। ये आप क्लियर रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति, अरस्तु ने जो अध्ययन किया वो अध्ययन पद्धति कौन सी थी? ठीक है ना, तो ये इसमें अब क्या है कि अध्ययन पद्धति सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सारांश अपना अध्ययन क्षेत्र जारी रखा, वो है स्वदेश्यात्मक पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है, स्वदेश्यात्मक पद्धति। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि साथ साथ उद्देश्य का भी निर्माण करना, उद्देश्य को भी लेके चलना। तो इस तरह से अब हम बात करें स्वदेश्यात्मक पद्धति क्या है। क्या है स्वदेशात्मक पद्धति? तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्वदेशात्मक पद्धति का मतलब होता है कि संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले हम कल्पना कर लेंगे कि हाँ, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है कि बीज को बो रहे हैं, उससे पहले हमने सोच लिया कि इतना बड़ा जो वृक्ष है वो बनेगा। तो इस तरह से हम पहले ही कल्पना कर लेते हैं, यानी शुरुआत के पहले हम पूर्ण कल्पना कर लेते हैं। तो ये होता है स्वदेशात्मक, यानी उद्देश्य भी रहता है उसमें। इस तरह से उन्होंने इसी पद्धति के तौर पे करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। ये हाईलाइट पॉइंट है, ये आप इसको हाईलाइट समझें। क्या कहा है उन्होंने, वापस समझें। इस स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है, यानी राज्य जब से जरूरी है, राज्य व्यक्ति होंगे, धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्ति मिलकर राज्य का निर्माण होता है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूर्ण, जैसे कहा ना कि अंश से पूर्ण की कल्पना पहले की, यानी व्यक्ति से पहले राज्य को बताया है। तो इस तरह से राज्य क्या हुआ? इस तरह से जो राज्य है वो मनुष्य का पूर्वगामी हुआ। मनुष्य यानी व्यक्तियों से पहले राज्य है, तो इसका मतलब जो राज्य है वो व्यक्तियों से पहले आता है। ये जो राज्य है वो मनुष्य का पूर्वगामी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राज्य पूर्वगामी है, और किसका? मनुष्यों का। अब हम बात करें अरस्तु के अनुसार राज्य के बारे में क्या विचार उन्होंने दिए हैं, राज्य को क्या स्वरूप दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य का विकास क्रम, वो तो पता है कि सबसे पहले राज्य कैसे विकास डेवलप करता है। सबसे पहले परिवार होता है, परिवार के बाद गांव होता है, और गांव के बाद राज्य होता है। तो इस तरह से ही बल चलता है, मतलब एक विकास क्रम यही होता है कि छोटे से लेकर बड़ा होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य, उन्होंने क्या कहा कि अरस्तु ने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, जिसको प्राकृतिक संस्था के रूप में भी माना, और ये एक आंगिक संस्था है। यानी इस तरह से उन्होंने संबोधित किया कि राज्य स्वाभाविक रूप है, प्राकृतिक और आंगिक संस्था के रूप में कार्यरत है। ये ध्यान रखेंगे। और राज्य समुदायों का समुदाय है,
ये पॉइंट आप ध्यान रखें। राज्य समुदाय का समुदाय है। राज्य का पूर्व नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। राज्य का, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मनुष्य का, यानी ये कहने का पॉइंट है कि मनुष्य का नैतिक विकास कहाँ पर रहकर हो सकता है, राज्य में। यानी मनुष्य का नैतिक विकास करना है तो ये संभव का होगा। मनुष्य का नैतिक विकास करने के लिए संभव ये है कि वह राज्य में ही रहे, तभी व्यक्तित्व का नैतिक रूप में विकास हो पाएगा। अब हम बात करें कि अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में सीधा आता है कि किस विद्वान ने कहा कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वो पशु है या देवता है। तो ये बात अरस्तु ने कही, ये आप ध्यान रखिए। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है, तो हाईलाइट रखना है ये पॉइंट। फिर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है, ये ध्यान रखना। अरस्तु ने खुद माना है, दास प्रथा का समर्थन किया है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि विवेक शून्य, जिसमें विवेक नहीं होता, जिसमें विवेक नहीं होता, विवेक शून्य है, तो विवेक शून्य को उन्होंने दास की श्रेणी में माना है। यानी दास कौन होंगे, दास वही होंगे जिसमें विवेक नहीं है, वो विवेकता सोचते नहीं, कार्य नहीं करते हुए दास की श्रेणी में। तो इस तरह से जो दास हैं वो फिर मनुष्य की संपत्ति हो जाते हैं। दास को मनुष्य की जीवित संपत्ति और परिवार का भाग माना है, और यह अरस्तु ने अपने तर्क के रूप में कहा है। अब नेक्स्ट जो बात करें, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य। अरस्तु कहता है कि अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य कैसा हो। आदर्श राज्य के बारे में उन्होंने क्या बात की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो यहाँ पे मेंशन करूँगा, अदरवाइज आप इसको अच्छे से समझें। शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा कि आदर्श राज्य में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, पॉलिटी। और इसी के अकॉर्डिंग राज्य की जनसंख्या न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए, यानी इतनी भी ज़्यादा नहीं हो कि वहाँ की जो हर तरह की जो फैसिलिटी मेंटेन है वो नहीं हो पाए, और इतनी भी कम नहीं कि राज्य होने का अस्तित्व ही नहीं हो। तो अरस्तु ने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अब इसके बारे में आगे देखना है। राज्य का आकार के बारे में भी कहा कि न भी इतना भी विस्तारित या इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे। लोगों के, यानी मानते हैं ना कि जब हमें ज़रूरत है 2 बीघा की, अब 500 बीघा पड़ा है तो 500 बीघा अपने काम आएगा क्या। तो इसी तरह यहाँ पे बात की है कि राज्य की जो आकार है वह न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही ज़्यादा कम होना चाहिए। फिर बात का है, ये आप ध्यान रखेंगे, अरस्तु ने कहा कि राज्य है वो समुद्र के किनारे होना चाहिए, समुद्र के किनारे होना चाहिए। और नागरिकों का चरित्र, जो करेक्टर है, और बुद्धिमान और साहस दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। राज्य का व्यक्ति है वो चरित्रवान हो, बुद्धि और साहसी दोनों के गुण है, मतलब दोनों ये गुण उसमें शामिल होने चाहिए। तो इस तरह से आदर्श राज्य की उन्होंने कल्पना की कि न बड़ा और न छोटा, न जनसंख्या कम न अधिक। और इस तरह से ये जो आदर्श राज्य के बारे में कहा है वो कहा कि ये कहाँ स्थित होना चाहिए, ये होना चाहिए राज्य समुद्र के किनारे। अब बात करें आंगिक राज्य के ऊपर, तो आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। आंगिक महत्व को जो स्थापित करते हैं, आंगिक राज्य के समर्थक हैं, वो व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को महत्व देते हैं, और राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व होता है। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व होता है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी। अब अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार क्या है, अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार क्या है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। परिवार के बारे में क्या विचार है अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा है अरस्तु ने परिवार को महत्व दिया है, परिवार को हाईलाइट किया है, महत्व दिया है। और अरस्तु खुद भी परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी बच्चों और दासों को शामिल किया है। यानी उसके अकॉर्डिंग परिवार में कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पत्नी, बच्चे, दास। यानी अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार में कौन हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पति पत्नी बच्चे और दास ये मिलकर परिवार बनता है, ये बात कही है अकॉर्डिंग टू अरस्तु के। अब हम बात करें, अरस्तु के अनुसार परिवार को भी वही माना है जो राज्य है, मतलब स्वाभाविक संस्था। क्या माना है, स्वाभाविक। अरस्तु ने परिवार को भी स्वाभाविक संस्था के रूप में माना है। और अरस्तु के अनुसार
परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास होते हैं और परिवार का मुखिया है वो कौन होगा? परिवार का जो मुखिया होगा वो पति होगा। कौन होगा? पति। परिवार का जो मुखिया है वो पति होगा अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार। और हम बात करें जिसमें विवेक सर्वोच्च होगा, यानी विवेक है उसमें शामिल रहेगा। पत्नी में अल्प विवेक होगा, यानी पत्नी में थोड़ा पति से कम विवेक होगा, कम बुद्धिशील तर्क शक्ति होगी, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होगा। तो ये विवेक के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो जिसमें विवेक है वह मुखिया होगा और अविवेक है वह उसकी अर्धांगिनी पत्नी होगी, और जो बच्चे हैं वह अविवेकशील माने जाते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान होती है, ऐसा नहीं वो कहा है। अरस्तु के अकॉर्डिंग कहा है कि परिवार में सबकी स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को निर्देश देने में मुखिया की अलग अलग भूमिका होती है, वो अलग अलग तरह से उनको हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से पिता पुत्र को निर्देश दे सकता है, तो यह अधिनायकवादी कहा जाता है। यानी बड़ा एक राज्य होता है जिसमें राजा प्रभावशाली होता है, वो सबको निर्देश देता, ऑर्डर देता। वैसे ही मुखिया यानी जो परिवार का जो मुखिया है, पिता है, वो पुत्र को निर्देश दे सकता है। जब मालिक दास को निर्देश करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। अब यहाँ पे दो बात आई, यानी पिता पुत्र को जब वो निर्देश देगा तो अधिनायक होगा, लेकिन पिता यानी जो मुखिया है, पति है, वो अगर दास को कुछ कहता है तो इस तरह से उस समय मालिक का जो ऑर्डर देने का काम है वो निरंकुश रूप में होगा, यानी उसने जो कहा है वो दास को करना ही करना है। नेक्स्ट बात करें तो अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। जिस तरह से राज्य है वो नागरिकों पर शासन करता है, उसी तरह यहाँ पे अलग है जैसे कि परिवार में मुखिया है वो करता है, इन दोनों में अलग है। फिर बात करें प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राज्य का नागरिकों के समान होता है, इसका अरस्तु ने खंडन किया है। और परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना, सुख सुविधा रहन सहन के लिए, यानी स्थान भूमि वगैरह जो है ये भौतिक सुख सुविधा में आते हैं, तो इसके लिए या इसकी देख रेख या उसका अरेंजमेंट करना किसका काम है? परिवार का मूल उद्देश्य है। जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होगी। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी इसमें। पहली बात तो है कि राज्य को हम यहाँ पे बात करें तो परिवार का जो मुखिया है ठीक है ना। अब हम जब बात करें तो परिवार का मूल उद्देश्य, अब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि राज्य, एक तरफ का है परिवार। तो अब परिवार क्या काम करेगा? राज्य की भौतिक सुख सुविधा का प्रबंध करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य नागरिकों की नैतिक सद्बुद्धि, यानी कहा है ना कि नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। तो इस तरह से एक एंडिंग बात ये कही कि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, जबकि परिवार क्या करेगा? भौतिक सुख सुविधा की। तो अब आप ये समझ गए होंगे। और दास के बारे में भी यही बात कही है कि अरस्तु ने दासों को महत्वपूर्ण परिवार का एक जीवित भाग माना है। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा इसके अलावा अरस्तु का जो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग था तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट किया है। आपको बने रहना है वीडियो में, और ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।